हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के 7th लेक्चर के बारे में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अब तक हम 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उनमें से कोई भी लेक्चर आपने मिस किया है तो सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के 7th लेक्चर में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टोटल 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, या फिर आप कह लीजिए टोटल 6 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें से 3 कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग 3 कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के 7th लेक्चर में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट के बारे में, यानी रिमेनिंग 3 प्रिंसिपल्स के बारे में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर आर टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स और देयर आर टोटल 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी टोटल 6 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में फॉलो किए जाते हैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए और इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई करने के लिए। जिसमें से पहले 3 हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आज हम कवर करेंगे द डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट, द इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट एंड रिस्क अनसर्टेनिटी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट। इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट बेसिकली वन ऑफ द वाइडेस्ट नोन प्रिंसिपल है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बहुत बार यूज किया जाता है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। बेसिकली एक मैनेजर को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर। एक मैनेजर को यह डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करे, किस प्रकार यूज करे, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। और यही प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में भी होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट। आपको भी पता है इकोनॉमिक्स आप 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ डील करती है, यानी ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को किस प्रकार इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो फुलफिल की जा सके और हमें मैक्सिमम गेन भी हो सके। सो ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में भी फेस होती है, ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट में भी फेस होती है। इसीलिए यहां पर हमारे पास ये जो प्रिंसिपल है इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिसोर्सेज के एलोकेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई होता है, यूज किया जाता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट नॉन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो वाइडली नॉन प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स में, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे यूज की जाती है, ये कॉन्सेप्ट किस तरह अप्लाई होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन के टाइम पर यूज किया जाता है। लेकिन कैसे? देखो सिंपल है। मार्जिनल यूटिलिटी मींस चेंज इन यूटिलिटी। जब एक कंज्यूमर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो वो पता लगाता है ना कि एक और यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली।
उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने जाते हो, आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिली 100 की, मार्जिनल यूटिलिटी। आपने वही सेम प्रोडक्ट सेकेंड टाइम परचेज किया और अब आपको सेटिस्फेक्शन मिली 150 की, तो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 50। सो दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मींस change in total utility or satisfaction derived from the consumption of one more commodity। अगर मार्केट में जाकर हम एक और कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितनी मिलती है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब भी है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। अगर हम वन लेबर अपॉइंट करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, फॉर एग्जांपल, तो हमारी आउटपुट आती है 50 यूनिट्स। यानी अगर हम हमारी फैक्ट्री में एक लेबर यूज करते हैं, एक इनपुट यूज करते हैं, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी होती है? 50 यूनिट्स की। वहीं पर अगर हम एक और लेबर अपॉइंट करें तो हमारी ये प्रोडक्शन हो जाती है 80 यूनिट्स की। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया? चेंज इन प्रोडक्शन कितना हुआ? 30 units. So marginal product means change in total output due to addition of one more unit of input। अगर हम हमारी प्रोडक्शन में एक और इनपुट यूज करते हैं, एक और रिसोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें कितना चेंज आता है। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसको यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या एक कंज्यूमर को एक और यूनिट कंज्यूम करनी चाहिए, क्या एक कंज्यूमर को अपना पैसा सेक्रीफाइस करके एक और यूनिट परचेज करनी चाहिए, क्या उसको एडिशनल सेटिस्फेक्शन अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ऑनर्स के द्वारा यूज किया जाता है। मार्जिनल प्रोडक्शन, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक जो मैनेजर है ना, वो ये पता लगाता है कि क्या हमें एडिशनल यूनिट यूज करके, एडिशनल इनपुट एलोकेट करके हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए या फिर जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी प्रोडक्शन में ही सीमित रहना चाहिए। क्या रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए या ना किया जाए, क्या एडिशनल कंजम्पशन की जाए या ना की जाए, क्या बजट एलोकेट किया जाए या ना किया जाए, यानी कब रिसोर्सेस को एलोकेट करना है, कब नहीं करना, कब रिसोर्सेस को अप्लाई करना है, कब नहीं करना, ये डिसीजन डिपेंड करता है मार्जिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। यानी हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए अगर एडिशनल सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, हमें रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करना चाहिए जब हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हमें हमारा इनपुट तभी एलोकेट करना चाहिए जब लास्ट यूनिट को एलोकेट करने के समय हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर हमें सेटिस्फेक्शन कहीं पर ज्यादा मिल रहा है, कहीं पर कम मिल रहा है, तो हमें हमारे रिसोर्सेस को एलोकेट कम वाले पे नहीं, ज्यादा वाले पे करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ना कॉमनली इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल कहलाता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग an optimal allocation cannot be achieved if the value of marginal product is greater in one activity and lower in another activity। यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी ऑप्टिमल एलोकेशन कब होती है? जब हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है सभी एक्टिविटीज से। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप अपने बिजनेस में ए और बी ये दो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। एक्टिविटी ए को परफॉर्म करने पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको आउटपुट मिल रही है 100 की, और यहां पर आपको मिल रही है 70 की। इक्वल नहीं है।
इक्वी मार्जिनल नहीं है, दोनों का मार्जिनल अलग अलग है। तो क्या ये एलोकेशन प्रॉपर है? अगर आप ए यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हो तो आपको 100 आउटपुट मिलती है, अगर आप बी यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हो तो आपको 70 आउटपुट मिलती है। क्या ये आपकी एलोकेशन सही है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये प्रिंसिपल कहता है कि आपकी एक्टिविटी का जो आउटकम है, जो मार्जिनल है, वो इक्वल होना चाहिए। जब तक इक्वल नहीं आता तब तक आप प्रॉपर एलोकेशन पे नहीं पहुंचे हो। यानी इस सिचुएशन में आपको ए की प्रोडक्शन ज्यादा करनी चाहिए, बी की कम करनी चाहिए, क्योंकि बी की आउटपुट ही कम है। अगर आप बी पे रिसोर्सेज लगाओगे, अगर आप बी के ऊपर रिसोर्सेज को यूज करोगे, एलोकेशन करोगे, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान होगा। सो इट वुड बी देयरफॉर प्रॉफिटेबल टू शिफ्ट लेबर फ्रॉम लो मार्जिनल एक्टिविटी टू दी हाई मार्जिनल एक्टिविटी। इसका मतलब क्लियर है, हमें हमारे लेबर को बी एक्टिविटी में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर हम बी एक्टिविटी में अपने लेबर को एलोकेट करेंगे, अपने इनपुट्स को एलोकेट करेंगे, तो हमें 70 यूनिट्स की आउटपुट मिलेगी। वहीं पर अगर हम ए पर अपने एलोकेशंस करेंगे तो 100 की आउटपुट मिलेगी। तो इसका मतलब क्लियर है, जब तक हमारी ये इक्वल नहीं होती तब तक हमें ए की प्रोडक्शन ज्यादा करनी चाहिए। सो यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस इज हैविंग 100 यूनिट्स। मान लो आपका बिजनेस है, आपके पास 100 लेबर की इनपुट है, आपके पास 100 इंप्लॉइज हैं और आप ए और बी दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो। प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करने पर आपको 70 की आउटपुट मिलती है और प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करने पर आपको 50 की आउटपुट मिलती है। तो बताओ, क्या ये इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट अटेन हो चुका है या फिर नहीं हुआ है? कमेंट में बताना। और अगर नहीं हुआ है तो अटेन करने के लिए क्या किया जाए? हम अपने लेबर को कहां पर एलोकेट करें, ए पर या बी पर, यह भी बताना। अच्छा, इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें हमारी एलोकेशन वहां पर करनी चाहिए जहां पर हमें हायर मार्जिनल मिल रहा है। लेकिन जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हमें एलोकेशन करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम वो प्रॉपर स्टेज अटेन कर चुके हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहां कहां अप्लाई होता है? नंबर 1, रैशनल बजटरी प्रोसीजर। जब बजट एलोकेट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेकंड, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कितना रिटर्न आएगा, उसके लिए भी हम इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन एलोकेशन ऑफ रिसर्च एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन डिसीजन, कंजम्पशन डिसीजन। प्रोडक्शन और कंजम्पशन डिसीजन के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। प्रोडक्शन डिसीजन के लिए हम मार्जिनल प्रोडक्ट और कंजम्पशन डिसीजन के लिए हम मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं अपने 5th वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। भाई डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट ना एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव का एक्सटेंशन है। याद होगा आपने टाइम पर्सपेक्टिव जो मार्शल के द्वारा डेवलप किया गया है प्रिंसिपल, ये स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में। सो टाइम पर्सपेक्टिव एक ऐसा प्रिंसिपल था जो ये कहता है कि डिसीजन लेते समय हमें शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म दोनों को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि भाई कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट करते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के साथ साथ एक बिजनेस के लॉन्ग टर्म को भी इंपैक्ट करते हैं। सो मार्शल का यही कहना था कि टाइम पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड दोनों को कंसीडर करते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए। सो डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट उसी का एक्सटेंशन है। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें हमारे डिसीजंस लेने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमें लॉन्ग रन में ये देखना चाहिए कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्ट किए गए पैसे का प्रेजेंट वर्थ क्या होगा और फ्यूचर वर्थ क्या होगा।
यानी हमें शॉर्ट पीरियड, प्रेजेंट पीरियड को भी ध्यान में रखना चाहिए डिसीजन लेते समय, और फ्यूचर पीरियड, लॉन्ग पीरियड को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि भाई एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है। एक मैनेजर को जब भी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है, उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मैनेजर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास है फिफ्थ कॉन्सेप्ट, डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने से पहले हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू करनी चाहिए। वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, as well as on the basis of future value। यानी जब भी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है तो अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करना है आज, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होगी ये पता लगाओ। सिमिलरली अगर आप फ्यूचर में 120 रुपीज वैल्यू चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो पता लगाओ कि प्रेजेंट में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को देखना चाहते हो तो आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और यहां पर ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है? प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। क्योंकि भाई आज हमारे पास जो पैसा है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर मैं आपको कहूं कि आज मेरे से 1000 रुपए ले लो, या फिर एक साल बाद मेरे से 1100 रुपए ले लो, तो आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली फ्यूचर किसने देखा है? आप तो अभी कहोगे ना सर लाओ अभी 1000 रुपए दे दो। सो यहां पर हम डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और इस प्रेजेंट वैल्यू को ही हम डिस्काउंटिंग वैल्यू भी कहते हैं। सो डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज होने वाला फिफ्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक मैनेजर को, एक ऑनर को प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम डिस्काउंटिंग वैल्यू भी कहते हैं, वो कैलकुलेट करनी चाहिए। फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटी, रिस्क और इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। अगर हम 1000 रुपीज की बात करें, मैं आज आपको 1000 रुपए देता हूं या फिर एक साल बाद 1000 रुपए देता हूं, तो आपके लिए वो 1000 रुपए अभी वैल्यूएबल हैं, एक साल बाद किसने देखा है? सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि मैं अभी आपको 1000 रुपए देता हूं, या फिर मैं एक साल बाद आपको 10% इंक्रीमेंट के साथ 1100 रुपए देता हूं, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू हो गई, और यही 1000 रुपए अगर मेरे को फ्यूचर में मिलेंगे 1100 रुपए बन के, तो ये इसकी फ्यूचर वैल्यू हो गई। बात तो एक ही है, ये जो 10% है वो अभी मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, ये उसकी वैल्यू है। मैंने अभी आपसे 1000 रुपए नहीं लिए, फ्यूचर में 1100 रुपए लूंगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपए जो 10% जो एक्स्ट्रा मेरे को मिलेंगे ना, वो एक तरह से मनी को सेक्रीफाइस करने का मेरा कंपनसेशन है। सो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों में एक टाइम गैप जो होता है ना, वो टाइम गैप ही वैल्यू ऐड करता है। और इस वैल्यू ऐड करने के कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ये जो टाइम गैप है ना, इसको कंसिडर करना। इसमें अनसर्टेनिटी होती है, इसमें रिस्क होता है, इसमें इन्फ्लेशन होती है, इसमें मनी की वैल्यू होती है। इसको कंसिडर करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सो देयरफॉर फॉर मेकिंग अ डिसीजन इन रिगार्ड्स टू एनी इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहते हो तो वहां पर आपको रिटर्न ओवर द पीरियड कितनी मिल रही है ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, अभी की वैल्यू कितनी है, रिटर्न कितना आएगा, फ्यूचर में कितना मिलेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए। सो पहली चीज,
आपको अपने रिटर्न्स डिस्काउंटेड करनी चाहिए, यानी प्रेजेंट वैल्यू में उनको कन्वर्ट करना चाहिए, और फिर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद आपको प्रॉपर जजमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या आज अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में वो हमें बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। लेकिन सर ये करेंगे कैसे? तो उसके लिए आपके सामने ये फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट रेट। मान लो कि आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं जिसके ऊपर आपको 5% रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी आएगी प्रेजेंट वैल्यू। यानी आज अगर आप 95.24 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो टाइम गैप में आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा और ये आपका 100 रुपीज हो जाएगा। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, आप क्या कह सकते हो इसको? ये आपकी है प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो 5% के रेट के अकॉर्डिंग उसको डिस्काउंट करने पर ये आपकी आएगी डिस्काउंटिंग वैल्यू। सो क्या आपके लिए ये वर्थी है या नहीं है? इसका डिसीजन लेने के लिए प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू तीनों को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। सो ये था हमारा डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट 6th प्रिंसिपल के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है जब भी मैनेजर कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट फ्यूचर में भी जाता है। आप कोई भी डिसीजन लो प्रेजेंट में, आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसका इंपैक्ट फ्यूचर में भी जाएगा। अगर आप प्रेजेंट प्रॉब्लम में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप 98% मार्क्स लेना चाहते हो या 88% मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अभी तो तैयारी कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर तो एग्जाम पैटर्न डिसाइड करेगा ना, फ्यूचर तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो डिसाइड करेगा। तो सिमिलरली प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समय एक मैनेजर को फ्यूचर भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में लिया गया डिसीजन फ्यूचर को जरूर इंपैक्ट करता है। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एक मैनेजर को प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते साथ साथ, प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ फ्यूचर में भी अपने रिस्क और अनसर्टेनिटीज को प्रिडिक्ट करना चाहिए। यहां पर देखो क्या लिखा है, ऑल मैनेजरियल डिसीजंस आर अंडरटेकन टू सॉल्व प्रेजेंट प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए जाते हैं ताकि हमें कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन ये बेनिफिट प्रेजेंट में मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा नहीं पता, इसका इंपैक्ट फ्यूचर में भी हो सकता है। सो अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। इस रिस्क को, इस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए एक मैनेजर को रिस्क और अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द मैनेजमेंट मस्ट एज्यूम द रिस्क ऑफ मेकिंग डिसीजन। यानी जब डिसीजन लिया जा रहा है ना, प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप डिसीजन ले रहे हो, उसी समय आपको इसके फ्यूचर इंपैक्ट्स भी स्टडी करने चाहिए। आपको पता लगाना चाहिए कि फ्यूचर में इसके क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, क्या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, फ्यूचर में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। लेकिन कैसे सर, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? भाई यस, आपने बिल्कुल सही समझा, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता है, लेकिन भाई बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना, स्कैन करना, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटीज अप्लाई कर सकते हैं, हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए गए डिसीजन के कारण
फ्यूचर में हमें कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्या रेवेन्यू हमें जनरेट होगा और इन्वायरमेंट किस तरह से इंपैक्ट होगा, टेक्निकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटीज तो डेवलप कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल है जो हम फ्यूचर में होने वाले इंपैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे, हमें वो भी ध्यान रखने होंगे। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यूचर इवेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइम होरिजोन, यानी हम कितने टाइम पीरियड के लिए प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 15 साल के लिए प्रिडिक्शन अभी नहीं कर सकते, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के लिए टाइम होरिजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क एटीट्यूड कितना है, हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट कितना है, यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल डेवलपिंग दी प्रोबेबिलिटीज। सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि डिसीजन तो प्रेजेंट में लिया जाएगा, प्रॉब्लम तो प्रेजेंट की सॉल्व की जाएगी, लेकिन इसको फ्यूचर में भी ध्यान रखना चाहिए, फ्यूचर को भी हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई डिसीजन तो आज लिया जाएगा लेकिन इसके इंपैक्ट फ्यूचर में भी जाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिमेनिंग 3 प्रिंसिपल्स को कवर किया। भाई वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। So all the very best. Have a nice day and great day.